नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम संपूर्ण बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। अब जिनकी सालाना कर योग्य आय 7 लाख होगी, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिसे एक बड़ी राहत के तौर पर इस वक्त देखा जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था चमकता हुआ सितारा है। गरीब खाद्यान्न योजना 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। साथ ही वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 7 लाख की आय तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पैन अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाएगा। अभी तक पैन का इस्तेमाल सिर्फ इनकम टैक्स के लिए किया जा रहा था, फाइलिंग के लिए किया जा रहा था। वहीं बजट में घोषणा भी की गई कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, खिलौने और देसी मोबाइल सस्ते होंगे। इसके अलावा चिमनी और कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा। साथ ही वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो चुकी है। इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा भी की कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष भी बनाया जाएगा, जिससे कि जो आज का युवा वर्ग है वो कृषि की तरफ शिफ्ट हो सके, कृषि में उसका रुझान बढ़े। इसके लिए एक कदम उठाया जाएगा। वहीं पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने के लिए भी मिशन मोड पर काम किया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई आज के इस बजट को लेकर के। कुल मिलाकर जो बजट आज का सामने आया वो मिडिल क्लास वालों के लिए एक तोहफे के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि आज के इस बजट में युवाओं का भी ध्यान रखा गया, कृषि सेक्टर का ध्यान रखा गया, एमएसएमई सेक्टर का ध्यान रखा गया, महिलाओं का ध्यान रखा गया, जो लोग सैलरी हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनका भी ध्यान रखा गया। तो कुल मिलाकर इसे कहा जा सकता है सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे में हालांकि अभी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें अभी भी इस बजट में कुछ कमियां जरूर नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल जिसकी उम्मीद शायद नहीं की जा रही थी कि जो टैक्स है उसमें नौकरी पेशा वर्ग को थोड़ी छूट मिल सकती है, 5 लाख से 7 लाख उसे कर दिया गया है, तो इसे भी बड़ी छूट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए बजट योजना का ऐलान किया गया, जिसमें 2 लाख रुपए की अगर बचत करती है महिलाएं तो उसमें 7.5% ब्याज उन्हें मिलेगा। तो एक ये योजना भी लाई जा रही है खासतौर पर महिलाओं के लिए। तो ऐसे में हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश जरूर इस बार सरकार की तरफ से बजट 2023-24 में की गई है। हालांकि इसका अब असर आगे आने वाले विधानसभा चुनावों पर क्या पड़ेगा और उसके बाद में लोकसभा चुनावों पर क्या पड़ेगा, ये तो खैर देखना होगा, लेकिन कोशिश जरूर सरकार की तरफ से की गई कि अभी तक अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ खास चीजें नहीं दिखती थी बजट में, लेकिन इस बार देखा जाए तो खास तौर पर मिडिल क्लास वालों का ध्यान इस बार रखा गया है। फिर चाहे वो टैक्स की बात हो या फिर वो बात बजट को लेकर हो। इसके अलावा किसानों को लेकर जिस तरीके से सरकार ने वादा किया था कि भाई किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो किसान अपनी जो लागत है वही निकालने में नाकाम है। तो ऐसे में किसान भी परेशान था। तो किसानों में और साथ ही कृषि क्षेत्र में और बढ़ावा देने के लिए एक कृषि कोष का भी ऐलान इस वक्त सरकार की तरफ से किया गया है, वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। देश में विकास को लेकर अगर देखा जाए तो 50 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। साथ ही पीएम आवास योजना का आवंटन जो है वो 66% बढ़ाया जाएगा। और क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री ने वो आपको सुनवाते हैं। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the
I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. तो आज बजट को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ में पीयूष पंत इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टैक्स कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीए नीतीश चुग जी। नीतीश चुग साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मृत्युंजय साधक जी। साधक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमीन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। और साथ ही हमारे साथ में ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक एक करके सबसे जानकारी लेंगे आज के इस बजट को लेकर कि क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहले पीयूष पंत जी, क्या नजर आ रहा है अभी बजट कैसा लगा आम जनता को, और एक पत्रकार होने के नाते आज के इस बजट में जो घोषणाएं की गई, जो ऐलान किया गया, उसका फायदा आने वाले समय में मिल पाएगा सरकार को? देखिए, जो हमने कल देखा था इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, उसमें जो डायरेक्शन एक इंडियन इकोनॉमी का जो है वो आगे क्या रहेगा उसकी तरफ जो इशारा किया गया था, उसी से मिलता जुलता जो है उसी की पूर्ति करता हुआ ये बजट मुझे दिखाई दिया। और इसमें जो है कि सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश की गई है। और उसमें चाहे मिडिल क्लास है, उसमें भी जो न्यू टैक्स रेजिम में जो मिडिल क्लास के लोग जो अपना टैक्स सेविंग कर रहे हैं जी, उनके लिए निश्चित रूप से एक फ़ायदेमंद है। लेकिन जो ओल्ड टैक्स रेजिम में थे, जिसमें बहुत से इंसेंटिव मिलते थे, आप जो सेविंग करते थे, आप जो इन्वेस्ट करते थे, चाहे वो हेल्थ में हो, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, या आपके जो है कि हाउसिंग लोन जो है, या और दूसरे भी जो तरह के छूट मिलती थी, वो सब अब उसका कोई फ़ायदा वहाँ पे देने का नहीं दिखाई दिया। तो निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि जो है कि जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें लोग शिफ्ट करें। हालांकि लोग नहीं शिफ्ट कर रहे थे, ये देखा गया था। इसीलिए मुझे लगता है ये भी इसलिए सरकार ने ओल्ड जो टैक्स रेजिम है उसको नहीं छुआ, बिल्कुल भी वहाँ कोई राहत नहीं दी, और ये नए में दी है। इसीलिए दी है मुझे लगता है क्योंकि सरकार ये उम्मीद कर रही थी पिछले साल कि काफ़ी लोग जो है, काफ़ी संख्या में लोग जो शिफ्ट ओवर कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग अभी भी चाहते हैं कि एक सेविंग उनके पास रहे, किसी तरह से इन्वेस्ट करें जो वो है उनके भविष्य में काम आए। तो वो एक जो मानसिकता है भारतीय जो लोगों की, वो उसको देखते हुए बहुत से लोग शिफ्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने कम से कम एक ऐसा लुभावना बना दिया इस नई स्कीम को कि मुझे लगता है कि अब जो है कि पुरानी स्कीम में रहने वालों को भी कोई फ़ायदा उतना उस तरह से नहीं मिलेगा। सिर्फ ये है कि अब उन्हें जो है कि मजबूरन में आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, भले ही आपका इंसेंटिव उसको न मिले, उसमें टैक्स रिबेट न मिले, लेकिन फिर भी कराना पड़ेगा, या दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी आपको लेने पड़ेंगे, इसलिए कि आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते। तो मुझे लगता है एक तरह से ये उनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, जो लोग जो है अपना एक सुरक्षित भविष्य चाहते थे। हालांकि वहीं पे जो है आप देखिए कि महिलाओं के लिए खास जो अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर
कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी,
ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो सभी वर्ग के लोगों के लिए है, सबके सपनों को पूरा करने वाला ये बजट है। करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर ये बजट आया है। अमृतकाल का पहला बजट में वंचितों को वरीयता दी गई। ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। साथ ही कहा कि सरकार ने जनहित में भी कई कदम उठाए हैं। बजट पर मजबूत नींव का निर्माण होगा। तो आज के इस बजट को सबका साथ सबका विकास के तौर पर सरकार देख रही है। बजट में गांव, गरीब और किसान का ध्यान रखा गया। बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही बजट से हर वर्ग का सपना पूरा होगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना लाई गई आज इस बजट में। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी विस्तार अब किया जाएगा।
तो हमारे साथ में मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद आमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमीन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन लिया, कुल मिलाकर क्या नजर आता है आज के इस बजट को लेकर के, क्या विश्लेषण इस वक्त निकल रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमेशा जब भी बजट आता है तो सरकार तो उसको सराहना करती है अपने बजट की, बिल्कुल। और उनके जो साथ देने वाले हैं सरकार के, जो भी संगठन है या उनके सहयोगी हैं, वो भी उसको सराहते हैं। लेकिन देखा जाए तो अपोजिशन के लोग, जिनको कि बजट की हमेशा संसद के अंदर ना में बैठे रहते हैं, यानी उनको नकारना है हाँ। कि अच्छा बजट नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये आम बजट जो है पेश किया गया है कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और गरीबों के लिए ये तरीके से अच्छा बजट है। आप देखिए कि भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या थी, 9 नंबर पे था, आज उठ के ऊपर 5 नंबर पे आ गया है। यानी ये हमारी तरक्की हुई है। और इनका कहना भी यही है कि आप देखिए कि ये जो हमारा घाटा होगा बजट का, ये आने वाले 2025 तक ये जो 5.9 था, ये हमारा 4.9 हो जाएगा, यानी वापस आएगा। और इसमें जहाँ तक बात की गई है गरीब कल्याण की, वो उन्होंने कंटिन्यू किया है। अन्न योजना का, यहाँ तक अंत्योदय में मुफ्त राशन देने की बात है, वो जी। भी कंटिन्यू किया है। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, उसमें आपका हेलीपैड है, एयरपोर्ट है, एरोड्रोम है, जी। उनको कुछ बजट दिया गया है। जहाँ तक मिडिल क्लास की बात है, उसमें सैलरी के हिसाब से जो टैक्स की बात की गई है, उसमें 7 लाख तक छोड़ दिया गया है, फ्री किया गया है। लेकिन 7 लाख से ऊपर 5% और फिर उसके बाद 30% का टैक्स लगाया गया है। ये भी देखने वाली बात है। जहाँ तक सवाल है, अभी आपने देखा कोरोना के लिए कि उसमें एजुकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। तो इस बात का प्रावधान किया गया बच्चों के लिए हाँ। कि एजुकेशन को डिजिटली कर दिया जाए और फ्री कर दिया जाए। जी। इससे उसका होगा कि हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे। जहाँ तक सवाल है स्किल का, हाँ। स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, उसमें चाहे छोटे जो हमारे काश्तकार है, उनमें आते हैं लोहार है, बढ़ई है और तरह-तरह के छोटे-छोटे काम करने वाले जो लोग हैं, उद्योग धंधे, एसएमईज की बात करते हैं, कुटीर ठीक है। उद्योग वाले, उन कुटीर उद्योग वालों को भी फायदा होने वाला है। जी। ठीक है। हमारे साथ में इस वक्त असिस्टेंट एडिटर के तौर पर मृत्युंजय साधक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साधक सर, जिस तरीके से देखा जाए तो आज के इस बजट में हर बार उम्मीदें रहती हैं मिडिल क्लास वालों को कि मिडिल क्लास को क्या मिलने जा रहा है। क्या इस बार उनकी उम्मीदों पर आज का ये बजट खरा उतरा है? बिल्कुल कृतिका, आप देखो कि जिस तरीके से मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें रहती हैं टैक्स को लेकर के, जी, वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनको राहत तो मिली है, लेकिन हाँ। ऐसे मिडिल क्लास को राहत मिली है जिनका थोड़ा सा मिडिल क्लास में भी हायर इनकम ग्रुप है। जैसे 7 लाख तक का इन्होंने बिल्कुल नो उस पर टैक्स देना होगा। तो और अच्छी बात एक बजट के परिप्रेक्ष्य में बता दूं कृतिका, कल जिस तरह से आईएमएफ से जो अच्छी खबर आई कि महंगाई की दर जो है वो 5% 31 मार्च तक रहेगी, उसके बाद और वो कम होगी, 2024 तक 4% होगी। तो ये बहुत सुंदर अच्छा संकेत है खासतौर से इंडियन इकोनॉमी के लिए। और जिस तरह से अन्य देश जिस तरह पिछड़ते जा रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह से धीरे होती जा रही है, ग्रोथ उसके बिल्कुल फिसलता जा रहा है, जी। चीन की स्थिति बहुत 40 सालों में सबसे खराब होती जा रही है। ऐसी स्थिति में इंडिया की इकोनॉमी ठीक, मतलब ग्रोथ रेट इसका धीरे धीरे छलांग तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने धीमी गति से बढ़ रहा है। जिससे कोरोना का बहुत बड़ा महासंकट आया, उसके बावजूद अपने को स्टेडी एंड स्लोली एंड स्टेडी आगे बढ़ रही है। तो मध्यम वर्ग का जैसा सवाल आपने किया, निश्चित ही मध्यम वर्ग को लाभ तो है, लेकिन अभी जिस तरह से वो कर रहा था, हाँ। मध्यम वर्ग अपेक्षा कर रहा था, वो उसको उस तरह नहीं मिल पाया है। ये बात तय है कि 24 को चुनाव में ध्यान में रख करके इस बार सरकार ने कहीं ना कहीं सबको खुश करने की कोशिश की है, चाहे वो महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, जो नौकरी पेशा युवक हों, बेरोजगार हों, सबको खुश करने की जरूरत, उन्होंने एक वो प्लान किया और उसमें सफल भी रहे। लेकिन मिडिल क्लास अभी थोड़ा सा उसको अभी थोड़ा सा मन में है कि थोड़ा और मिलना चाहिए था, दिल मांगे मोर वाली स्थिति है कृतिका। जी। देखिए, मैं एक बात कहूँगा इसमें, जी, पीयूष जी। मृत्युंजय जी कह रहे थे कि ये नौकरी पेशा,
मुझे लगता है इस बजट में नौकरी पेशा या लोग या बेरोजगार खासकर हाँ। बेरोजगार लोगों के लिए कोई खास कुछ भी नहीं है इसमें। बिल्कुल। क्योंकि हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने का या उसको इंसेंटिव देने का बहुत इस तरह काम नहीं किया गया है। हाँ। और ठीक है, जो बड़ी बड़ी योजनाएं, एयरपोर्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ थोड़ा बहुत रोजगार क्रिएशन हो सकता है। जी। लेकिन एक बड़े स्तर पे जिस तरह से इस समय जो युवा जूझ रहे हैं बेरोजगारी से, वो उसको लेके मुझे लगता है इस बजट में बिल्कुल भी कोई भी इस तरह का प्रयास नहीं किया गया। तो सरकार ये मान चुकी है कि अब जो है कि बेरोजगार युवाओं से जो है हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, जबकि एक बहुत बड़ी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर यानी कि आने वाले समय में जो देखिए, अगर चुनावों के लिहाज से हम देखें तो आने वाले समय में महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा रहेगा। निश्चित रूप से देखिए, ये दो ही मुद्दे रहेंगे। अभी मृत्युंजय जी कह रहे थे कि ये एक खबर अच्छी आई है, निश्चित रूप से अच्छी हो सकती है, लेकिन देखिए महंगाई के मामले में आप कोई प्रोडिक्शन पहले से नहीं कर सकते हैं। महंगाई जो है आगे पीछे बढ़ती रहती है, और तो अगर कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये तो बात सही है कि बेरोजगारी भयंकर है, और ये एक आंकड़े भी आए हैं कि 8% बेरोजगारी को कम करने के लिए जरूर सरकार को कुछ ना कुछ स्कीम अपनी लेकर आनी चाहिए थी, वो जरूर रह गई। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो काफी राहत मिडिल क्लास वालों को इस बार आज के इस बजट में मिलती हुई नजर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज के इस बजट में इतना ही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि इस बजट में सबका साथ सबका विकास, इसको ध्यान में रखते हुए आज का बजट बनाया गया है। कोशिश सरकार की तरफ से की गई कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ राहत पहुंचाई जाए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।